मार्केट कॉन्सेप्ट्स के इस चैप्टर में हम बात करेंगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट फॉर अ novice investor. Reading and understanding a company's financial statement is quite intimidating at first sight. However, to study and make good investing decisions, especially for long-term investment, it is necessary for one to understand the same. So basically किसी भी एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए उस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दी हुई होती हैं जिसको पढ़ करके आप एक अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पी एंड एल अकाउंट की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो नोन एज पी एंड एल अकाउंट, shows a company's performance over a specific time frame, usually a financial year or a period of 12 months. तो जनरली एक 12 महीने के पीरियड की हम बात करते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में जो कंपनीज सबमिट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस को, हर 3 महीने के अपने रिजल्ट सबमिट करती हैं, तो वहां पे हमें 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। इन इंडिया मोस्ट कंपनीज अलाउ एन अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2020 to 31st March 2021 will be one financial year. सो पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है इंडिया में। द पी एंड एल अकाउंट is also known as the income statement. On a quarterly basis, listed companies are required to publish or disseminate statement of results which covers same things but in a different format. थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है, बाकी वो सारी सेम चीजें इंक्लूड करता है उसमें। It presents information relating to a company's revenues, manufacturing costs, sales and general expenses, interest and depreciation charges, tax costs, other income, net profits and dividend among others. So एक P&L अकाउंट के अंदर रिवेन्यू आता है पूरा, कि कंपनी ने कितना इनकम किया, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, क्या सेल्स और जनरल एक्सपेंसेस लगे, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, डेप्रिसिएशन कितना लगा, टैक्स कितना देना पड़ा, कोई अदर इनकम थी तो वो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की होती है, और अगर प्रॉफिट होता तो उसमें से डिविडेंड कितना पोर्शन हुआ वो दिखाया जाता है। ये एक सैंपल पी एंड एल अकाउंट स्टेटमेंट है। आ, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इनकम आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। यहाँ पे इसका कंपैरिजन दिया जाता है पिछले साल के नंबर्स के अगेंस्ट, तो आपको पता लग जाता है कि कितना बढ़ा या कितना घटा पिछले साल के कंपैरिजन में। फिर एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस में कितना मटेरियल यूज हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, तो सारे टोटल आ जाता है यहाँ पे एक्सपेंसेस का। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस कर दिया जाता है तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाता है। अदर कंप्रहेंसिव इनकम इसमें ऐड या लेस करने के बाद टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आ जाती है, जिससे हम अर्निंग्स पर शेयर भी निकाल लेते हैं। इसके बारे में हम रेशोज वाले चैप्टर में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये एक ब्रॉड व्यू, आपको एक पिक्चर मिलती है कि इस तरीके से एक कंपनी का पी एंड एल अकाउंट होता है, और आप पिछले साल के जो नंबर दिए होते हैं साथ वाले कॉलम में, उससे कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंपनी ग्रोथ पे है या डाउनफॉल पे है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जैसे फाइनेंशियल ईयर तो पूरे साल का होता है, लेकिन बैलेंस शीट जो होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की सिचुएशन बताती है कंपनी की, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 31 मार्च की, तो 31 मार्च को कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं, उसकी डिटेल बैलेंस शीट में आती है। सो कंपनीज इंडिया में जो है ये 31 मार्च को ही बनाई जाती है, 31 मार्च की डेट के लिए ही प्रिपेयर की जाती है। सो दिस स्टेटमेंट शोज व्हाट अ कंपनी ओन्स और कंट्रोल्स, यानी एसेट्स, एंड व्हाट इट ओज, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। सो क्या क्या कंपनी के पास है और क्या क्या कंपनी की देनदारी है, तो वो सारा उसके अंदर आता है। इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, द बैलेंस शीट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड अनदर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स।
Sources of funds indicate the total value of financing that a company has done. Why? Application of fund indicates the areas where the company has utilized these funds. So sources of funds में जो कंपनी के पास जहां जहां से फंड्स आ रहे हैं वो दिखाया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जहां जहां फंड्स यूज हो रहे हैं वो दिखाया जाता है. और ये कॉमन फॉर्मूला है जिसे बोला जाता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. ये एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का. देखिए स्टार्टिंग में हमारे ये यहाँ पे ये एसेट्स आ रहे हैं और नीचे हमारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आ रही है. एसेट्स के दो पार्ट्स कर दिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में जनरली फिक्स एसेट आते हैं, जो कि जैसे आपके प्लांट्स, मशीनरी, उस तरह की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, वो सब चीजें नॉन करंट एसेट्स में आती हैं. करंट एसेट वो होते हैं जो एक साल के अंदर आप उनको लिक्विडेट कर सकते हैं इजीली, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं. इसमें इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंसेस और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं. तो ये पोर्शन हमारा मिलकर बन जाता है टोटल एसेट्स का. तो बैलेंस शीट का एक पार्ट हो गया टोटल एसेट्स, और दूसरा हिस्सा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ये टोटल मैच करता है. ये देखिए 10665.11 यहाँ पे ये नीचे मैच कर रहा है 10665.11. इसमें आ गया इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज में हो जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में एक साल के अंदर अंदर वाली जो पेबल लायबिलिटीज होती हैं वो आ जाती है. तो बड़ा सिंपल एक बैलेंस शीट का ये एग्जांपल है, और आप इसमें भी पिछले साल का कंपैरिजन दिया होता है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं. तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो किस तरफ बढ़ रहे हैं, और लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो किस तरफ बढ़ रही है, या कुछ घट रहा है तो किस तरफ घट रहा है. अब बात करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की. A cash flow statement shows the amount of cash and cash equivalents that enter and leave a company. Just as the P&L statement, the cash flow statement shows cash transactions during a particular time frame. जैसे P&L अकाउंट के अंदर आता है कि क्या प्रॉफिट और लॉस है, यानी क्या इनकम हुई, क्या खर्चे हुए. इसमें बात होती है सिर्फ और सिर्फ कैश की, कि कितना कैश आया कंपनी में और कितना कैश गया. प्रॉफिट एंड लॉस में कैश बेस्ड अकाउंटिंग नहीं रिकॉर्ड होती है, उसमें अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से एंट्रीज डलती हैं, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ कैश में हुई है ट्रांजैक्शन, उसके हिसाब से ही सारी चीजों की रिकॉर्डिंग की जाती है. The cash flow statement allows investors to understand how a particular company's business is running, how it has raised capital and how the same is being utilized. तो इसमें ये पता लगता है कि कैसे एक कंपनी का बिजनेस चल रहा है, कैसे कंपनी ने कैपिटल रेज कर रही है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और कैसे उसको यूटिलाइज कर रही है. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक टिपिकल एग्जांपल है. सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम टिपिकल फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है. उसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं इस तरीके से कि कहाँ कहाँ क्या क्या इसका एडजस्टमेंट करना हो रहा है. जैसे टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर एडअप होती हैं. फिर ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकलता है इनको एडअप करने के बाद. उसके बाद एडजस्टमेंट्स की जाती हैं उसके अंदर फर्दर. तो आपको एक नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलता है. उसके बाद आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालते हैं. और लास्ट में हम इसका बैलेंस निकालते हैं.
तो ये एक फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेकिन जनरली जो स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट में मार्केट जनरली P&L अकाउंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और देखती है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, रेवेन्यू कितना बढ़ा, मार्जिन्स कितने बढ़े, सेल्स कितनी बढ़ रही है और किस तरीके से एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर कंपनी के मार्केट ज़्यादा फोकस करती है। ये सारी जो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमने डिस्कस करी, ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है। और एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो यूजुअली कंपनी की वेबसाइट के इन्वेस्टर सेक्शन में अवेलेबल होती है और एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है ये, तो वो उसको आप कभी भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर नहीं भी हैं किसी कंपनी के, तब भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया कि इसमें एनुअल रिपोर्ट में P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस भी होता है, जिसमें मैनेजमेंट का एड्रेस होता है रिगार्डिंग कंपनीज परफॉर्मेंस। यानी मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री देती है कि कंपनी की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग द ईयर और आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिटेल्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और किस तरह से कंपनी ने कंप्लायंस करी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी एक रिपोर्ट होती है। उसके अलावा एक जनरल कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सेक्शन भी होता है, जहाँ पे कंपनी के बारे में, कंपनी के कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं और कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या हैं, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर डिटेल्स दे रखी होती हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी लिस्टेड है। तो वो सारी चीज़ें अदर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाती है। सो ये एक चैप्टर था फ्रेंड्स, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के बारे में। सो इससे हम एक बर्ड आई व्यू लेना चाहते थे कि कंपनी के बारे में अगर हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। तो एनुअल रिपोर्ट से हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो विद रिस्पेक्ट टू ईयर एंड मिलती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी शेयर किया कि कंपनीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती है टू सबमिट देयर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो वो क्वार्टरली फॉर्म में भी, क्वार्टरली भी ये सारी स्टेटमेंट्स बनाती हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करती हैं। और इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश कराने की इनकी रिक्वायरमेंट होती है अंडर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन। सो आपको वो वहाँ पे भी देख सकती है। लेकिन फास्टेस्ट जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। उसके लिए आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जा करके, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे किसी जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप इन्फोसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन्फोसिस का आज रिजल्ट है, आप जा करके इन्फोसिस वहाँ पे टाइप कीजिए और इन वहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। अगर उसके रिजल्ट आ गए होंगे तो वहाँ पे आपको एक PDF फाइल दिख जाएगी और वो PDF फाइल खोल करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और उनको देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगले दिन स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करेगा, या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आप उसको यूज डिटेल में कर सकते हैं। सो ये था चैप्टर अबाउट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इससे हमने एक असेसमेंट लगा लिया कि कंपनी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो हमें कहाँ मिल सकती है और कैसे मिल सकती है और उसका क्या यूज है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।